नमस्कार मित्रों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपके साथ बातचीत करने के लिए मैं बहुत विशेष मेहमानों को लाया हूं। और आज हम बातचीत करेंगे मांगलिक दोष की। मंगल दोष भी कहा जाता है इसको, मांगलिक दोष भी कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब शादी का वक्त आता है तो ये देखा जाता है कि लड़की मंगली तो नहीं है या लड़का मंगली तो नहीं है। और एक धारणा है कि अगर लड़की मंगली है तो उसकी शादी मंगली लड़के से ही होगी, या लड़का मंगली है तो उसकी शादी लड़की जो मंगली होगी उसी से होगी। इस तरह की धारणाएं हैं। जिनके पास जन्म पत्री है, जिनको योग्य पंडित मिल जाते हैं, वो इसका मिलान कर लेते हैं। अब उस मिलान में कई बार गड़बड़ ये होती है, एक पक्ष की कुंडली बिल्कुल सही टाइम की सही पंडित के हाथों बनी होती है, दूसरी कुंडली हो सकता है वो ठीक ना बनी हो। तो अब उसमें बाद में पता लगता है कि साहब वो तो एक लड़की तो मंगली थी और लड़का तो मंगली है ही नहीं है। फिर इधर उधर की मिथ होती हैं, इधर उधर के जो मिथ्याचार हैं, जो मतलब अंधविश्वास है, उसमें आदमी गिर जाता है। और उसमें गिर के कुछ लोग डरा देते हैं कि इसका प्रभाव ऐसा होगा, इसका ये होगा, इसमें मृत्यु योग होगा, इसमें ये कलह होगी, इसमें ये दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, या और तरह तरह की बातें। तो आदमी परेशान हो जाता है। आज हम इन सब बातों को जानेंगे कि मंगल दोष क्या है, मांगलिक दोष क्या है, और इसके प्रभाव कैसे होते हैं। और प्रभाव के बाद अगर इसमें प्रभावग्रस्त कोई हो गया है किसी भी वजह से, तो इसके उपाय क्या है कि इसको शांत किया जाए या इसके प्रभावों से मुक्ति मिले, इससे हमारा निवारण कैसे हो, इसका सॉल्यूशन कैसे हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य सीपी शर्मा जी हैं, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से ज्योतिष विज्ञान में काम कर रहे हैं। या पामिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, जिनका धर्म के कामों में और धार्मिक क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा एक वर्चस्व है, और इनको ज्ञान का भंडार कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ एडवोकेट पुष्पा दीक्षित जी हैं, हमारे साथ एलपीओ की प्रेसिडेंट एडवोकेट चित्रलेखा जी हैं। मैं आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और सीपी शर्मा जी, आचार्य जी, मैं आपके पास सीधा सवाल के साथ आ रहा हूं कि आप ये बताएं, ये मांगलिक दोष क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं आप ज्योतिष के हिसाब से। देखिए मंगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे चैनल में बुलाया और आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, जहां तक मंगल की बात है, मंगल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है और मंगल के बिना तो बहुत से काम हो ही नहीं सकते। स्त्रियों का मासिक धर्म है वो मंगल के वजह से होता है। आदमी में जो ऊर्जा का संचार होता है वो भी मंगल के वजह से होता है। उत्साह होता है वो भी मंगल देता है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो मंगल के बिना संभव ही नहीं है। और मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है कुंडली में, और उसका अच्छी स्थिति में होना हमेशा अच्छा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विवाह से मंगल को जोड़ने की बात करते हैं। मंगल कुंडली में कहाँ है कहाँ नहीं है, वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ कहाँ पर वो चीजें उनको किन किन चीजों के फल देता है, वो एक जीवन से जुड़ी बातें तो हो सकती हैं। बात हम विवाह से जब जोड़ने की करते हैं, जब विवाह की बात करने लगते हैं, तब मंगल की जो स्थिति है उसके लिए हम मांगलिक दोष कहते हैं। तो सबसे पहले तो विवाह में आवश्यक चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें आवश्यक हो सकती हैं। अगर किसी के विवाह की हम बात करें, वर और कन्या के विवाह की बात करें, तो क्या क्या चीजें आवश्यक हो सकती हैं। एक तो पति पत्नी स्वस्थ रहें, जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं किसी भी विवाह को सफल करने के लिए। उसमें क्या क्या जो एसेंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें पति पत्नी एक तो स्वस्थ रहे, जी। एक बात। दूसरी बात, परस्पर विश्वास रहे, पारिवारिक समझ रहे, सहन शक्ति रहे, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य रहे, दूसरी बात। तीसरी बात, सामाजिक आवश्यकताओं के अलावा घर, बच्चे, शिक्षा, सामाजिक जिम्मेवारियों को निभा सकें, तीसरी बात। विघ्न बाधाओं, खराब स्थिति जैसे मृत्यु, दुर्घटना है ना, का जीवन में कम से कम हो, ये चौथी बात। ये जो 4 फैक्टर हैं, और भी फैक्टर हो सकते हैं, सुख से संबंधित हो सकते हैं, सैया सुख से संबंधित हो सकते हैं,
और बाकी चीजों से संबंधित हो सकते हैं, काम धंधे से संबंधित हो सकते हैं, बहुत से फैक्टर जो है वो और भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से शादी की बात अगर हम करते हैं तो इन 4 फैक्टर्स को मेन रूप से हम देखते हैं। मंगल, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। उसके बिना जीवन के बहुत से काम तो हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया, शक्ति का जो उत्साह का जो संचरण जो है वो मंगल ही करता है। स्त्रियों में मासिक धर्म का संचरण भी जो है वो मंगल के द्वारा ही होता है। तो मंगल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मंगल जो है वो एक आवश्यक ग्रह होने के साथ साथ अगर विवाह में मंगल की स्थिति, मंगल चूंकि ये तो सही है कि मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, लेकिन ये भी सही है कि मंगल एक अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह, उसकी अशुभता जो है वो वैवाहिक जीवन को नष्ट ना करे या वैवाहिक सुखों को नष्ट ना करे। इसलिए मंगल का कुंडली में जब विवाह की स्थिति होती है, विवाह का मिलान की स्थिति होती है, तब हम ये जरूर देखते हैं कि वर कन्या की कुंडली में मंगल कहां पर मौजूद है। तो मंगल की स्थिति वर और कन्या की कुंडली में 12th हाउस, लगन में, 12वें घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 8वें घर में। दोबारा रिपीट कर देता हूं, लगन में ना हो, चौथे घर में ना हो, 7वें घर में ना हो, 8वें घर में ना हो और 12वें घर में ना हो। दक्षिण के जो ज्योतिषाचारी जो हैं वो सेकंड हाउस को भी मंगल दोष में मानते हैं। और लेकिन हम जो उत्तर के लोग जो है और बाकी हमारे हिसाब से उतना ज्यादा है वहां पर मंगल दोष नहीं माना जाता। लेकिन मुख्य रूप से लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12th हाउस, इन 5 घरों में मंगल की स्थिति देखी जाती है। और मंगल इन 5 घरों में वैवाहिक जीवन को जो है उस पर दृष्टि डालता है और वो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। कुछ ऐसी स्थिति भी होती है, जैसे अष्टम में मंगल है। अष्टम में मंगल जो होता है वो आयु भाव कौन कौन से होते हैं? लगन, आपका लगन हो गया, वो भी आयु को शो करता है। सेकंड हाउस है, वो भी आयु को शो करता है। 8th हाउस है, वो भी आयु को शो करता है। 7th हाउस है, वो भी आयु को शो करता है। सेकंड हाउस की बात करें और 8th हाउस की, 7th हाउस की बात करें, ये तो मारक ग्रह होते हैं। और लगन जो है और अष्टम जो है वो आयु भाव होते हैं, तो आयु भाव को नष्ट करता है। तो इसलिए वर और कन्या की कुंडली, विवाह की कुंडली की विवाह में लाने की स्थिति हो तो कन्या और वर की स्थिति में मंगल की स्थिति को जरूर देखना चाहिए कि इन भावों में कहीं मंगल तो नहीं है। अगर इन भावों में मंगल है तो ये देखना चाहिए कि जो वर की अगर कुंडली में अगर मंगल है इन भावों में, तो कन्या की कुंडली में भी उन्हीं भावों में मंगल तो ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। अगर उन भावों में ना हो तो कम से कम जो भाव बताए उन भावों में मंगल, तो कम से कम उसके जो उनकी जो मतलब अशुभता है उसका उससे बैलेंस हो जाता है या उससे उसका परिहार हो जाता है। अन्यथा वो कुंडली जो है मंगल दोष की कुंडली मानी जाएगी और दूसरे जो जातक है उसके लिए दुखदायी साबित हो सकती है और आपसी जो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो कष्टमय हो सकता है। तो इसके जो प्रभाव हैं, ये तो आपने बताया मंगल दोष क्या है, इसके जो प्रभाव हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के प्रभाव होते हैं जिसमें माना जाए कि ये आदमी या ये स्त्री या पुरुष मंगल दोष से पीड़ित है? देखिए, इसमें प्रभाव की अगर हम बात करें तो हमें हर एक मंगल की स्थिति जो मैंने आपको बताई, 12वें घर में, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में, ये अलग अलग ग्रह अलग अलग जो घर हाउस में बैठने से अलग अलग दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे 12वें घर में अगर मंगल है, लगन में मंगल है, तो किसको प्रभावित करेगा? लगन में खुद पहले लगन को प्रभावित करेगा, चौथे घर को चौथी दृष्टि से प्रभावित करेगा, 7वीं दृष्टि से, क्योंकि मंगल की जो है 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां बैठता है वहां पर खराब करता है। मंगल की जो है पहली दृष्टि चौथी दृष्टि होती है, मंगल की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 8वीं। शर्मा जी, मेरा सवाल ये नहीं, दरअसल हम जो बैठे हैं या जो मेरे दर्शक हैं, दे आर नॉट द ज्योतिष आचार्य स्टूडेंट या ज्योतिष अलंकार स्टूडेंट, दे आर मतलब अननोन अबाउट दिस मंगल दोष।
तो वो 8वां घर या पहला घर या 12वां घर उन्हें नहीं मालूम। हम जानना ये चाहते हैं, जो मेरे पास जो सवाल आए थे जब मैंने कल सब्जेक्ट इसको डाला, कि साहब हमें कुछ नहीं पता, हमें आप ये बताइए कि ये सिम्टम्स हैं मंगल दोष के, ये किसी के ऊपर अगर ये इस तरह का कुछ प्रभाव है तो हम ये देख लें। जैसे किसी को सर्दी के साथ बुखार चढ़ रहा है तो घर में जान लेते हैं कि इसको मलेरिया हो गया। ऐसे ही किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ या शादी के बाद अगर कुछ सिम्टम ऐसे आते हैं जिनसे पता लग जाए, या जो फिर देखें कि कहीं हम में से कोई ऐसा तो नहीं मांगलिक और दूसरा ना हो, तो वो प्रभाव क्या है वो जानना चाहते हैं। देखिए, या यूं कहिए लक्षण क्या है। हम बिना कुंडली को देखे हम कैसे पहचाने कि इसमें मंगल दोष का प्रभाव है। आपका, मैं समझता हूं कि आपका प्रश्न जो है वो इससे संबंधित है कि बिना कुंडली को देखे हुए हम कैसे पहचाने कि मंगल दोष है। तो देखिए, सुख में जो वैवाहिक सुख, जैसे मैंने आपको बताया जो 4 वैवाहिक सुख हैं, उन चारों वैवाहिक सुख जो विवाह के जो एसेंशियल फैक्टर मैंने आपको 4 बताए, उन चारों के जो विवाह के एसेंशियल फैक्टर हैं उनमें कोई कमी आ रही है। सुख में कोई कमी आ रही है, वैवाहिक सैया सुख में कोई कमी आ रही है, आपसी कंपैटिबिलिटी में कोई कमी आ रही है, आपसी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी आ रही है, तो हम को जरूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मंगल दोष है। जी, शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, विष्णु शर्मा जी। जी जी पूछें जी सर। मैं सभी को नमस्कार। जी और नमस्कार। आज मदर्स डे की भी सबको शुभकामनाएं। जी, तो आज बहुत-बहुत। मदर्स डे है जी, और साथ ही अभी मंगल ग्रह के बारे में और कुंडली के बारे में बताया शर्मा जी ने। कुछ धारणा ऐसी है कि उसका गुणदोष होता है, ग्रह का गुणदोष होता है, लेकिन विवाह में मंगल का भी ज्यादा लोग विचार करते हैं। अब मैंने सुना है कि 28 की उम्र पार करने के बाद में, जब 28 की साल उम्र हो जाती है तो मंगल का दोष नहीं लगता है। पहला, ऐसी धारणा है। दूसरा, अगर गुण जो है वो 30 मिल जाते हैं तो उसमें मंगल का दोष कम हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है लोगों से। और कोई ऐसा ग्रह बलवान हो साथ में कि वो मंगल के दोष को निवृत्ति कर दे, तो इसके बारे में शर्मा जी का क्या कहना है? आपकी तीनों बातें ठीक हैं। 28 साल के बाद में ये माना जाता है कि उसकी जो मंगल की जो आयु है, 28 साल के बाद में जो है उसका दोष जो है वो उसमें कमी आ जाती है, खत्म नहीं होता। एक बात। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि आपने कहा कि मतलब जो है वो अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बिल्कुल ठीक बात है। मंगल अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अगर केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तो मंगल की अशुभता को काफी हद तक कम कर देते हैं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक गुण, अगर गुण ज्यादा हो, जी, जैसे गुण 36 होते हैं या कम से कम 17 होते हैं, या हाँ, गुणों का भी प्रभाव पड़ता है इससे? अगर गुण की जहां तक बात है, जो अष्टकूट मिलान की आप बात कह रहे हैं, अष्टकूट मिलान में जो 36 गुण होते हैं उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा गुण होते हैं, तो ये माना जाता है कि कंपैटिबिलिटी अच्छी हुई है। तो वो इसलिए जनरल भाषा में ये कहा जाता है कि जहां पर गुण अच्छे मिल गए हैं, 30 गुण मिलने से मतलब ये होता है, क्योंकि नाड़ी दोष के ही 8 पॉइंट होते हैं, तो नाड़ी दोष के जब 8 पॉइंट हैं तो इसका मतलब ये है कि नाड़ी दोष तो है ही नहीं उस कुंडली में, और बाकी चीजें भी बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए ये माना जाता है कि मंगल के प्रभाव कम होंगे, क्योंकि नाड़ी दोष का मुख्य रूप से इसमें पार्ट होता है, और नाड़ी दोष के 8 पॉइंट होते हैं अष्टकूट मिलान के हिसाब से। तो इसका मतलब ये 30 गुण या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अष्टकूट मिलान में नाड़ी दोष नहीं है और बाकी भी कंपेटिबिलिटी अच्छी है। इसलिए ये माना जाता है कि मंगल दोष के, अगर मंगल दोष कोई है भी, तो वो मंगल दोष का प्रभाव जो है कम से कम। लेकिन एक बात बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है कि मंगल दोष का प्रभाव कम तो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। मंगल का दोष प्रभाव जरूर रहेगा, चाहे वो 28 साल। हाँ बिल्कुल। और अपनी दशा और
गोचर में जब वो मंगल की स्थिति आएगी तो वो उसका प्रभाव रहेगा और उस समय वो प्रभाव जो है वो एकदम इफेक्ट करेगा। जी अच्छा, साथ जी में एक पुष्पा और उसमें हाँ एक हाँ और हाँ जिज्ञासा है सर, जी कि जैसे विवाह में देरी होती है, कभी कभी लोग कुंडली मिलाते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और उसमें उम्र 30, 35, 32, 34 हो जाती है, तो क्या उसमें मंगल का दोष होता है और कोई कारण होता है? मतलब देरी से विवाह में विवाह, देरी, विवाह में हाँ देरी, देरी होती है ना, नहीं बहुत नहीं देरी हो विवाह जाती में है देरी, नहीं नहीं विवाह में देरी मंगल की वजह से नहीं होती। नहीं विवाह में हाँ जी। देरी और बाकी उसके ग्रहों की और वजह से कारण, उसके और हाँ कारण। यस पुष्पा कुछ जी पूछ रही है, पुष्पा जी पूछे। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे अब आजकल लव मैरिज हो रही है, एक अगर लड़का मांगलिक है और लड़की की कुंडली का हमें नहीं पता, तो हम उसका पहले से कोई निवारण कर सकते हैं? बहुत जिससे बढ़िया कि उसका सवाल मांगलिक पूछा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा देखिए, पुष्पा ने। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब ये माना जाता है कि लव मैरिज में जो है ये माना जाता है कि कुंडली ऑलरेडी मिली हुई आई है, क्योंकि आपस में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं उसमें फिजिकल कंपेटिबिलिटी मिली हुई है, बाकी चीजें नहीं मिली। फिजिकल कंपेटिबिलिटी सभी चीजों पर भारी पड़ गई है, शारीरिक संबंध जो है सभी चीजों पर भारी पड़ गए हैं। इसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं, ज्योतिष के हिसाब से गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह में फिजिकल जो कंपेटिबिलिटी जिसको कहते हैं, या शारीरिक संबंध जिसको कहते हैं, या सेक्सुअल डिजायर्स कहते हैं, वो सबके ऊपर भारी पड़ गई है। बाकी ना तो आपकी मेंटल कंपेटिबिलिटी मिली है, ना आपकी इकोनॉमिकल कंपेटिबिलिटी मिली हुई है, ना आपकी सोशल कंपेटिबिलिटी मिली हुई है। आपने तो बस फिजिकल कंपेटिबिलिटी के बेसिस पे आपने शादी कर ली। तो अब जो शादी हुई है वो फिजिकल कंपेटिबिलिटी के ऊपर जब शादी हुई है, तो कितनी चलेगी ये डिपेंड फिजिकल कंपेटिबिलिटी पे करेगा। उसमें मंगल दोष का कोई पार्ट नहीं है, वो तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें मंगल दोष है या नहीं। मंगल दोष की अपनी जो मांगलिक है, अगर लड़का ऑलरेडी मांगलिक है वो हमें पता है, और दूसरी लड़की का हमें नहीं पता कि वो मांगलिक है या नहीं। तो आपने शादी कैसे की? मंदिर में जाके माला डाल के शादी कर ली है ना, या आपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से शादी की? लव मैरिज हो गई है, हैं? मतलब लव मैरिज हो गई है, तो जब लड़का मांगलिक है हमें पहले से पता है, तो उसका कोई मतलब निवारण कर सकते हैं हम कि भाई दूसरा जो लड़की है वो इनका ना कहना ये है शर्मा जी कि लड़की का नहीं पता वेदर शी इज मांगलिक और नॉट, उसकी कोई जन्म कुंडली नहीं है, और हम लड़के वाले हैं तो लड़के का पता है ये तो मांगलिक है। तो क्या मतलब ब्लाइंडली कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं कि वो मंगल दोष से थोड़ा उसका आराम मिले? उसके लिए तो विवाह के बाद के जो उपाय हैं, जी मंगल दोष के जो विवाह के बाद के उपाय हैं वो किए जा सकते हैं। 2 तरह के उपाय होते हैं, एक मंगल के विवाह से पहले के उपाय, एक मतलब मंगल के विवाह के बाद के उपाय। मंगल से पहले के विवाह, जब जैसे पता चलता है कि एक मंगली है दूसरा मंगली नहीं है, फिर जैसे आजकल सब लोग जानते ही हैं कि कभी घट से विवाह करा देते हैं, या केले के पेड़ से विवाह करवा देते हैं, या पीपल के पेड़ से या विष्णु की प्रतिमा से विवाह करवा देते हैं। ये तो हमारे जो विवाह के जो हमारे जो उपाय हैं वो शादी से पहले के उपाय हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड मैरिज जो होती है वो तरीके से जो है वर और वधू की सेकंड मैरिज जाती है। पहली मैरिज जो बताई आपको इन लोगों के साथ करके, या तो गट के साथ कर लें, या केले के पेड़ के साथ कर लें, पीपल के पेड़ के साथ कर लें, विष्णु प्रतिमा के साथ कर लें, ये हमारा शादी से पहले का उपाय है। और अगर शादी हो जाए उसके बाद में पता चलेगा कि मंगल दोष है और मंगल की स्थितियां परेशान कर रही हैं, फिर मंगल के पूजा के उपाय होते हैं या दान के उपाय होते हैं, उनको करना चाहिए। जी चित्रलेखा पूछना चाह रही है कुछ? हाँ पूछे चित्रलेखा जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, फिर भी उनकी शादी जो है सक्सेसफुल रहती है, तो वो कौन सा ग्रह है जो उनको पॉजिटिविटी दे रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, जैसे अभी विष्णु दत्त जी ने ये बात उठाई थी कि अगर कुंडली में त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, कुंडली में त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, मंगल भी अच्छी स्थिति में हो, मंगल उच्च का हो, तो मंगल दोष बहुत हद तक मंगल दोष नहीं देता। मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल उच्च का है, स्वराशि का है,
और साथ में केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष जो है प्रभावी नहीं होता है और मंगल की दशा भी ना आए तो मंगल दोष प्रभावी नहीं होता। बाकी सब सुख जो होते हैं जो कि कुंडली के हिसाब से उसको मिलने चाहिए, वो सारे सुख जो है कुंडली के हिसाब से उसको मिलते रहते हैं और जातक को कभी भी मंगल की वजह से परेशानी नहीं होती। तो क्या अगर मांगलिक दोष है, जैसा बताया कि एक मांगलिक है, ये तभी लगेगा जब एक मांगलिक होगा दूसरा नॉन मांगलिक होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर दोनों मांगलिक हैं और दोनों की शादी होगी तो ये दोष जो है खत्म हो जाएगा? हाँ, तो क्योंकि अशुभता इसमें जो है ना कि माइनस माइनस प्लस वाला फार्मूला लगता है। अशुभता अगर एक में है और दूसरे में भी अशुभता है तो ये माना जाता है कि दोनों की अशुभता मिलके शुभता में बदल गई जी। अच्छा, अगर मांगलिक एक है एक नहीं है और दोष लग गया तो क्या उसमें संतान सुख में बाधा आएगी? देखिए, संतान सुख की बाधा जो है मांगलिक दोष में मुख्य रूप से जो परेशानियां आती हैं, मुख्य रूप से जो परेशानियां आती हैं, संतान सुख से उसका कोई लेना नहीं होता। संतान सुख को हम प्रभाव से देखते हैं। हाँ, प्रभाव से देखते हैं। और सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? स्वास्थ्य पे दोनों में से किसी एक पे या दोनों पे? बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। दोनों के या एक के? हाँ, नहीं, इसमें एक सवाल आता है कि मान लो लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक नहीं है, तो स्वास्थ्य किसका खराब रहेगा या दोनों का ही रहेगा? देखिए, जो जिसकी कुंडली में मांगलिक नहीं है जी, और जैसे मंगल दोष जो होता है जब प्रभावी होता है तो दूसरे को इफेक्ट करता है जो मांगलिक नहीं है। ओके, तो मेन अगर बीमार होगा तो वो होगा जो मांगलिक नहीं है, जो मांगलिक नहीं है, मांगलिक की शादी हुई, जो भी दिक्कत होगी उसको होगी जो मांगलिक नहीं है। और आयु का भी इसमें कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें हाँ, मैं वही आपको जो मुख्य रूप से जो मंगल दोष के लिए जो बात करते हैं हम लोग, वो मुख्य रूप से आयु की बात करते हैं जी। वैसे तो कहा ही जाता है कि मंगल क्या कर लेगा अगर उसकी आयु है तो। आयु भाव उसका अच्छा है, आयु अगर जातक की अच्छी है और दशा नहीं आ रही है मंगल की, तो मंगल उसमें कोई मृत्यु कैसे कर देगा, है ना। लेकिन एक बात निश्चित है कि अष्टमेश जो मंगल है, अष्टम में जो मंगल होता है सबसे ज्यादा खतरनाक जिसको कहते हैं, सप्तम में अष्टम में अगर मंगल होता है तो ये माना जाता है कि वो दूसरे जातक के लिए जो है वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देने की क्षमता रखता है। तो उस स्थिति में अगर उसके दशा गोचर आते हैं और जातक की दशा गोचर की स्थिति बनती है तो वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देने की इच्छा संभावना होती है और होती है उसमें, उसको मतलब जो है निश्चित रूप से होती है। तो मृत्यु का भय उसे ज्यादा होगा जो मांगलिक नहीं है, जो मांगलिक नहीं है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। विष्णु जी क्या पूछना चाह रहे हैं, बताएं। मेरे ये आगे जो है कि ये सजेशन ये है, नहीं सजेशन नहीं है तो वह प्रश्न है कि इतने सारे जो परेशानी आती हैं विवाह के बाद में, तो क्योंकि कभी कभी अनुष्ठान करना महंगा पड़ता है या बहुत भरोसा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सहज रूप से कम कीमत में सरल उपाय ऐसा क्या है घर में जो दोष हो और तो पता लग जाए, लेकिन वो ब्राह्मण के पास जा नहीं पाते हैं कि भाई पता नहीं कितनी और परेशानी बता दें या ज्यादा खर्चा बता दें। तो ऐसे सरल कौन से उपाय हैं जिससे कि मंगल की दोष की निवृत्ति हो और परिवार में सुख और शांति हो? देखिए, जहां मैंने बताया ना कि दो तरह के उपाय हुए, एक तो विवाह से पहले के उपाय, एक विवाह के बाद के उपाय, है ना। तो अगर शादी हो गई है, बाद में इस बात का पता चला कि भाई मंगल दोष है किसी एक को, है ना, तो ऐसी कंडीशन में देखिए मंगल का मतलब हनुमान जी से संबंधित ये है, तो मंगल में हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में लाल सिंदूर चढ़ा सकते हैं, है ना, लाल मसूर लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो इस तरह का ये काम करने से काफी हद तक जो है वो मंगल दोष की ये पूजा भी वही करे जो मांगलिक नहीं है या दोनों करें? दोनों को करना चाहिए। अच्छा, दोनों को करें। दोनों। तो ये तो हनुमान जी की पूजा है, इसमें पूजा अगर करें घर पे और हनुमान जी लाल चीजों का दान करें, लाल चीजों को, लाल मसूर हो गई आपकी, लाल वस्त्र हो गए आपके, उनका दान करें। और ये कब तक करना पड़ेगा? देखिए, करते रहें या
जितना कर सके उतना करें, है ना। दान पुण्य है वो तो आप करते रहे तो अच्छा है, नहीं तो जितना कर सकते हैं उतना करें तो उतना ही अच्छा रहता है। ये जो संबंधों में जो दरार आती है, जिसको मैं कहूँ कि जो आजकल तलाक की तरफ जो चल रहा है मामला, या जो झगड़े चल रहे हैं पति पत्नी के, ये कहीं मंगल से इफेक्ट होता है इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी देखिए, सारी मैंने आपको बताया ना कि जो एसेंशियल फैक्टर जो शादी के हैं उसमें एक शारीरिक संबंध भी एक शादी का जो है एसेंशियल फैक्टर है। और एसेंशियल फैक्टर जो 12वें घर में जो मंगल होता है वो सीधे सीधे जो है उसी सुख को जो है इफेक्ट करता है। नहीं, अब एक सवाल मेरे जहन में उठा है, मान लो कोई दंपत्ति है, उसकी शादी हुई और वो लगभग 10 साल, 5 साल या 12 साल, 15 साल बिल्कुल ठीक रहा, और अचानक कोई ऐसी बात होती है कि वो तलाक तक नौबत आ जाती है, अदालती झगड़े शुरू हो जाते हैं और कोर्ट केस में हो जाते हैं और दुनिया भर का तलाक तक हो जाते हैं, या एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं। क्या वो भी उसको कहीं हम लिंक करें मंगल दोष से? देखिए मंगल दोष की, देखिए मंगल दोष से लिंक, मंगल दोष जो है वो शारीरिक संबंधों में परेशानी दे सकता है, घर के सुख में परेशानी दे सकता है, और कुछ हद तक तलाक का कारण भी बनता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी के ग्रह भी हैं जो कि मतलब विवाह को विच्छेद करते हैं। जहां तक विवाह के विच्छेद की हम बात करते हैं तो मंगल तो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उसमें फिर बाकी ग्रहों को भी हमें देखना होगा। शनि और बाकी जो सूर्य हैं वो ग्रह उनके ज्यादा नहीं, फैक्टर मैं होते हैं। उस घटना की बात कर रहा हूँ जहां 10 साल तक बहुत बढ़िया मधुर संबंध चले और अचानक कुछ हुआ, महीने 2 महीने में ही उल्टा पलटी हुई और बात यहाँ तक नौबत पहुंची कि संबंध विच्छेद हो गए, या मुकदमेबाजी शुरू हो गई, या अलग रहना शुरू हो गए, या एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्या अगर ऐसा कोई घटना घटित होती है जीवन में, तो ये माना जाए कि उनमें से किसी एक को मंगल दोष था या नहीं? हाँ, मंगल दोष के कारण, मंगल दोष की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये और फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मंगल दोष की वजह से भी हो सकता है। जी चित्रलेखा जी, पूछें क्या वो पूछना चाह रही, बताएं। अनम्यूट करके पूछ, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें, अभी अनम्यूट नहीं हुआ, तब तक पुष्पा जी पूछ लें। जी सर पुष्पा मैं पूछ लें। जी। हमने सुना है कि मतलब जैसे हम छोटे थे या अभी भी सुन लेते हैं कि जो मांगलिक होता है और अगर अनमैच शादी होती है तो उसके इन लॉज पे भी उसका असर होता है। ससुराल पक्ष देखिए, वालों पर। देखिए जहां पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे दक्षिण भारतीय कुंडलियों में वो लोग सेकंड हाउस को भी जो है मंगल दोष मानते हैं। तो सेकंड हाउस जो होता है वो कुटुंब का होता है, तो ये माना जाता है कि सेकंड हाउस में अगर मंगल होता है तो कुटुंब के लोगों के लिए परेशानी पैदा है। जी चित्रलेखा जी पूछें, अब आपका ठीक हो गया। मेरा सवाल था कि आप और हम सभी जानते हैं कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कुंडलियां नहीं मिलवाते हैं, फिर भी उनकी शादियां जो सक्सेसफुल होती है, उसके पीछे क्या कारण? देखिए उन्होंने कुंडली नहीं मिलवाई, लेकिन उनकी कुंडली मिली हुई होगी। अगर कुंडली उनकी देखेंगे आप ना, तो कुंडली उनकी मिली हुई होगी, ऑटोमेटिक बाई चांस मिली हुई है, आप तभी उनका मिलन हुआ। आप ही क्यों मान के चलते हैं उनकी कुंडली मिली हुई नहीं होगी? अगर उनकी कुंडली आप चेक करेंगे तो मिली हुई होगी पक्का। और देखिए लेकिन कुंडली की बात ही नहीं है, हमारे लेकिन सर, हस्तरेखा ये जो अभी कुंडली मिली हुई होगी वाली बात आई, तो जैसे आजकल मुझे नहीं कहना चाहिए पर मैं कह रहा हूँ, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की होते हैं और जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, तो वो कुंडली मिली है तब जबरदस्ती शादी होती है या कुछ इसके और कारण है? देखिए हम लोग विवाह की जब बात करते हैं तो 8 तरह के विवाह होते हैं, उसमें जो जबरदस्ती वाला विवाह होता है उसको हम विवाह की कैटेगरी में नहीं मानते। जी। अच्छा, ये मंगल दोष जो है ये केवल शादी से ही संबंधित मतलब दोष है? अगर शादी नहीं हुई है और एक मतलब लड़का या लड़की मांगलिक है और उसका मित्र है, वो लिविंग जिसे कहना चाहिए या मतलब मित्रता में रह रहे हैं, तो उसमें इफेक्ट भी करेगा क्या? हाँ बिल्कुल, लिव इन रिलेशन को हम शादी मानते हैं, वो भी एक गंधर्व विवाह का रूप है। उसमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मंगल के सारे फार्मूले उस पे लगेंगे।
तो वो शुरू में ही शुरू हो जाएगा या उसका भी एक टाइम पीरियड है, कहीं 5 साल बाद शुरू होगा, में ही 10 साल शुरू बाद में ही होगा या जब वो 15 रहना साल? शुरू करेंगे, जी। जब वो रहना शुरू करेंगे तभी से कुछ चीज लागू हो जाएगी। लेकिन मेरे कई संज्ञान में ऐसे घटनाएं आई हैं कि वो 5 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल रहे और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हुआ, तब वो अलग हुए। तो वो मैंने मांगलिक आपको बताया दोष। ना, जी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे 10-12 साल तक ठीक रहे, उसके बाद में कोई अगर असुविधा हुई है उनको, इसका उसके दोनों कारण हो सकते हैं, मंगल की वजह से भी हो सकते हैं और बाकी ग्रहों की वजह से हो सकते हैं, जो अलगाव के कारण, अलगाव के जो ग्रह होते हैं, शनि है, जैसे सूर्य है, और भी अलगाव के जो ग्रह हैं, अगर उनकी दशा अंतरदशा और गोचर आता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन मेन उसमें मंगल इशू नहीं है उसमें। मंगल भी एक कारण है, उसमें मंगल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बाकी ग्रहों की वजह से भी। इसमें मंगल एक अकेला कारण नहीं है। तो अगर कोई फंस गया है जाने अनजाने में इस मंगल दोष में, लड़का या लड़की, मतलब पति या पत्नी, तो अब उसमें आता है उपाय का ही एक चारा रह जाता है, और तो कोई चारा नहीं है। तो उसमें आपने बताया मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और अगर पंडित से करवाई जाए तो किसकी पूजा और कैसे होगी, उसमें क्या विधान रहेगा? देखिए, इसमें इसमें जो मतलब जो मंगल का जो जाप होता है ना, मंगल का जाप विशेष रूप से करवाना चाहिए। मंगल का जाप विशेष रूप से किसी अच्छे मतलब पंडित से, जो पूजा करने वाले हैं, उनसे अगर कराएं तो काफी हद तक जो है, जो विवाह के बाद जो पता चलता है, तो उसका काफी हद तक दोष जो है दूर हो जाता है। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, वो भी ज्यादा ठीक होता है। और जब भी ये पता चलता है कि एक उसमें मंगली एक मंगली नहीं है, तो सावित्री व्रत होता है, सावित्री व्रत का, अगर कन्या जो मतलब स्त्री है, वो अगर सावित्री व्रत रखती है तो उसका भी काफी हद तक प्रभाव रहता है। सावित्री व्रत के बारे में जरा सा बता दें, क्या होता है वो? सावित्री के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। नहीं, वो सावित्री तो अपने हाँ पति हाँ, के सती लड़ने की, सावित्री जो सत्यवान को जीवित कर लाई थी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जी। उसका एक सावित्री व्रत होता है, बिल्कुल वही, आप ठीक समझे, ये वट वही सावित्री सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत होता है या कुछ अलग है वो जो? नहीं, वट सावित्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, वट सावित्री व्रत होता है, वट उसकी वृक्ष पूजा की होती पूजा है। होती है और हाँ उसमें बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल, उसको करें, अगर स्त्री करती है, पत्नी करती है, तो उसका काफी हद तक उसका इफेक्ट रहता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि किसी योग्य जो है पंडित से अगर मंगल का अगर जाप कराते हैं, तो वो काफी हद तक इफेक्टिव रहता है। क्योंकि मंगल अगर अष्टमेश मंगल है, तो वो दूसरे जातक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, ये सबसे ज्यादा परेशानी वाला कारण। और अचानक ऐसी डेथ हो जाती है जातक की, अचानक पता नहीं चलता कि एकदम डेथ हो जाती है, वो स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। तो ये इसमें दान जब आता है, दान की बात आती है, आपने बताया लाल वस्त्रों का, लाल चीजों का, तो उसमें लाल मसूर है, लाल वस्त्र हैं, और क्या चीज हो बिल्कुल, सकती है, और वो किसको दिया जाए? देखिए, ये तो हमेशा से ये बात कहते आए हैं, और मतलब आप सभी लोगों को पता है कि दान उसको देना चाहिए जो दान का पात्र हो, जो उसको यूज करे, उसको मतलब जो है उसको इस्तेमाल करे। ये नहीं है कि दान आपने दिया, उसने जो आगे बेच दिया, या उसने पैसे के लिए बेच दिया, किसी और को दे दिया, तो वो दान आपका नहीं माना जाएगा। दान ऐसा पात्र को देना चाहिए जो मतलब उसको इस्तेमाल करे, उसको यूज करे। जी। और कोई पैनलिस्ट पूछना चाहते हो सवाल, शर्मा जी? हाँ, मेरा ये इसमें यह है, जैसे कि अब मंगल की बात आती है, अब उसमें मंगल का जो प्रभाव है कितनी डिग्री पे है, कितने कोण पे, जैसे कि किसी की तो शादी के बाद हाँ, में बड़ा अहम सवाल है कि वो चोट लोग लग कहते हैं जाती है, इसका डेथ हो मंगल जाती है। हल्का प्रभाव है कि भारी प्रभाव है? जी। मतलब है किसी की शादी के बाद में बच्चा हो गया एक, मतलब है, और छोटी उम्र में ही वो 25-30 के बीच में गुजर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए और 40-45 के आसपास ना बंदा इधर का होता है, ना इधर का होता है। तो ये सब चीजें, इसका क्या मतलब है, डिग्री क्या है, कौन इसका डिग्री है या पावर्स हैं जो एकदम शादी के बाद होती हैं, या शादी के मतलब है कि बीच में मैच्योरिटी एज में ये घटना घट जाती है, आदमी कहीं का रहता नहीं है, इसका कारण क्या है? देखिए, जो डिग्री की आप बात कर रहे हैं, मंगल की पर्टिकुलर डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण मतलब फैक्टर नहीं है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके किस सुख में कमी कर रहा है।
एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रभाव है, मंगल का हो चाहे किसी और ग्रह का भी हो, कोई भी प्रभाव तभी आ सकता है जब उसकी दशा और गोचर आएगी। मंगल चाहे बेशक मंगल दोष है, चाहे किसी तरह का भी कोई दोष है, चाहे कुंडली में किसी भी तरह के किसी भी ग्रह का कोई दोष है और मंगल का दोष भी चाहे उसमें है, तो वो तभी फलीभूत होगा जब मंगल की दशा और गोचर आएगा, तभी वो इफेक्टिव होगा। जैसे आपने बताया ना 10 साल तक तो आराम से कोई जातक जो है 10 साल तक तो आराम से कंपेटिबिलिटी बनी रही, सब कुछ ठीक रहा, और जैसे ही मंगल की दशा आई वैसे काम शुरू खराब हो गया। तो ये जो बात आप कह रहे हैं विष्णुदत्त जी, कभी कभी क्या होता है, जैसे अच्छे 20-25 साल तक आदमी आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसी दशा और गोचर आना शुरू हुआ वैसे उसको वो सारी चीजें जो इफेक्टिव होनी शुरू हो गई, तो जो उसमें जब मतलब महादशा आई उसकी तो ज्यादा असर शुरू हो गया उसका, आपका कहने का बस तभी उसका आपने बहुत बढ़िया एक जानकारी दी मंगल दोष के बारे में, मांगलिक दोष जिसे कहा जाए, और आपने ये बताया कि इसका जो इलाज कहना चाहिए या इसका उपाय इससे बचने का है कि हनुमान जी की पूजा की जाए, लाल वस्त्रों का दान किया जाए, लाल चीजों का, खाने का चीजों का दान किया जाए, और हनुमान जी या दुर्गा जी की स्तुति की जाए, उनकी पूजा की जाए, तो ये सहज भाव से इसका असर कम हो सकता है। और इससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपकी बातों से लग रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्योरेबल नहीं है, इसकी क्योर भी है ना जी शर्मा जी? क्योरेबल तो है ना ये? ऐसा नहीं कि मंगल दोष हो गया तो पहले साइकोलॉजिकली अपने आप को डिप्रेशन में चले जाएं कि साहब ये तो मंगलिक था और बताया नहीं, और इसकी वजह से तलाक का एक मुद्दा नया आ जाए वकीलों के पास कि साहब इसने मंगल दोष नहीं बताया था और ये तो सब गड़बड़ हो गया, मुझे इफेक्ट हो रहा है, ये मंगलिक है, मैं मंगलिक। चलिए, आपने सर बहुत बढ़िया जानकारी दी, और इसी तरह की और जानकारियां हम लेंगे, अगली बार हम बात करेंगे। आज एक आपने बात उठाई, 8 पॉइंट होते हैं नाड़ी दोष के, तो हम अगली बार नाड़ी दोष के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत चर्चा होती है शादी के टाइम में। आज आपने इतनी बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बढ़िया ढंग से जो हमारे पैनलिस्ट थे, विष्णु जी थे, पुष्पा जी थी, चित्रलेखा जी थी, इन्होंने बहुत ढंग से सवालात आपसे पूछे। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, अंधविश्वासों से मुक्ति मिले, और इधर उधर के भटकावे में आकर के और पोंगा पंडितों के जाल में आकर के अनाधुन पैसे खर्च करने की बजाय अपने आप पूजा करें, अपने आप दान करें, और उन्हें लाभ मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आज की इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। मेरा मकसद केवल अंधविश्वास को खत्म करना और इस ज्योतिष विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। लोग जाने की असलियत क्या है, लोग जाने की असलियत में इसको कोई धर्म से मतलब नहीं है, ये एक विज्ञान है, और विज्ञान को विज्ञान की तरह से लें तो उसका लाभ मिलेगा। आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद।